नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में हम 11th क्लास पोल साइंस का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व, इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। इस चैप्टर पे ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें आप लोगों को बहुत सारी टॉपिक को मैं समझा चुका हूं, जैसे कि चुनाव क्या होता है, भारत में कौन सी चुनाव व्यवस्था को अपनाया गया है, यूनान की प्राचीन समय में यूनान की जो चुनाव व्यवस्था थी उसके बारे में आप लोगों को समझा दिया मैंने। इसके अलावा आप लोगों को मैंने बता दिया था कि जो भारत में जो चुनाव करवाती है चुनाव आयोग, उसकी पूरी जानकारी आपको दे दी। चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग के क्या कार्य है, उसकी स्थापना कब की गई थी। इसके अलावा आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में भी समझा दिया था। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देख ले। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर हमें शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराइए। ठीक है, हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपको अब उपलब्ध करा दिया जाएगा इस चैनल पे, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लें। वहां पे आपको नोट्स का जो पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, तो वहां पे आप जाके नोट्स आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये जो नोट्स है काफी ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे से हर एक टॉपिक को इसमें डिफाइन किया गया है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा इन नोट्स से। और इसके अलावा कुछ नए दोस्त साथी अगर मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दी, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली चुनाव व्यवस्था। इस व्यवस्था में क्या होता है कि किसी भी विशेष चुनाव क्षेत्र में अगर जो वोट डाला जाता है ना, तो वोट के अनुपात में हर एक पार्टी को सीटें दी जाती है। जितना भी वोट का अनुपात, जितनी प्रतिशत किसी पार्टी को वोट मिलती है उसी प्रतिशत के अकॉर्डिंग ही उनको क्या दिया जाता है, सीटें दी जाती है। दोस्तों इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। मान लीजिए कि किसी एक चुनाव क्षेत्र में क्या है 10 सीटें हैं जिस पे वोटिंग होनी है, और यहाँ पे 3 पार्टियां हैं जो कि चुनाव लड़ रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं कि पार्टी ए, बी और सी, ये 3 पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही है। अब क्या होगा, पार्टी ए को लगभग 30% वोट जो है वो पार्टी ए को मिल गया। ठीक है, पार्टी बी को लगभग 50% जो वोट है वो मिल गया, और जो पार्टी सी है उसको लगभग 20% जो वोट है वो पार्टी सी को मिली है। तो अगर इसका अनुपात निकाला जाएगा, क्योंकि 10 सीटों पे वोटिंग हुई है, तो अनुपात अगर निकाला जाएगा तो 30% वोट मिलने का मतलब है ये पार्टी को कुल मिला के 3 सीटें मिल जाएगी। और बी पार्टी को अगर 50% वोट मिले है, इसका मतलब यह है कि बी पार्टी को कुल मिला के 5 सीटें मिलेंगी। और सी पार्टी को क्योंकि 20% वोट मिले हैं, यानी कि 2 सीटें पार्टी सी को दे दी जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था में हर एक पार्टी को जो इलेक्शन में जितनी प्रतिशत वोटें मिलती है उसी के अनुपात में सीटें दी जाती है। और इसके अलावा एक चीज और आप समझिए कि इस व्यवस्था में क्या होता है कि कोई भी जो व्यक्ति जो वोट देने जाता है वो किसी व्यक्ति का वोट नहीं डालता, बल्कि पार्टी का वोट डालता है, पार्टी को वोट देता है। ठीक है, और पार्टी क्या करती है, अपनी जितने भी उसके पास प्रतिनिधित्व है या जितने भी प्रत्याशी है उसके पास, उन सभी की क्या करती है, एक लिस्ट जारी करती है, और अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग ही क्या करती है, जितनी भी प्रतिशत उसको सीट मिलेगी अपने प्रत्याशी को वो सीट आवंटित कर देगी। तो देखिए दोस्तों इस व्यवस्था में क्या होता है कि ज्यादातर जो सरकार बनती है ना वो गठबंधन की सरकारें बनती है। ठीक है ना, यहाँ पे किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, सभी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। यानी कि जहां भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था जो अपनाया गया वहां पे गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। जैसे कि इजराइल जैसे देशों की हम बात करते हैं या फिर नीदरलैंड जैसे देशों की बात करते हैं, तो उन देशों में क्या है, इसी प्रकार की चुनाव व्यवस्था को अपनाई गई है। दोस्तों जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली जो चुनाव व्यवस्था है ये भी कुल मिला के 3 प्रकार की होती है, जिसमें से पहले में क्या होता है कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। ठीक है, पूरे क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है, और फिर वहां से जितनी भी पार्टियां होती है उन पार्टियों को उनके वोट, जितना वोट का प्रतिशत मिलता है उस प्रतिशत के अकॉर्डिंग उनको सीटें दी जाती है। जैसे कि नीदरलैंड या फिर हम इजराइल की बात करते हैं, तो इन देशों में क्या है कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में बांटकर समानुपातिक व्यवस्था के आधार पर चुनाव करवाई जाती है। दोस्तों इसका जो दूसरा प्रकार है उसमें क्या किया जाता है, पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। यानी कि पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है, और उन सभी निर्वाचन क्षेत्र से पार्टियां क्या करती है, अपने उतने ही प्रत्याशियों की लिस्ट बनाती है जितना कि उस विशेष चुनाव क्षेत्र से प्रत्याशियों को चुना जाना है, और उसके आधार पे क्या होता है, वोटिंग के आधार पे फिर से अनुपात के आधार में
जितना मतलब पार्टी को वोट मिलता है उस चुनाव क्षेत्र से उतनी ही सीटें उस पार्टी को मिल जाती है। इसका जो तीसरा प्रकार है वो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भारत में जो जितने भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यसभा या फिर जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पे ही किया जाता है। तो ये 3 प्रकार की चुनाव व्यवस्था जो है वो समानुपातिक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली जो व्यवस्था है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इसमें तो मेरे को कमेंट में आप बता सकते हो। मैं आपकी जितनी भी समस्या है उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अब हम समझते हैं कि जो सर्वाधिक मत से जो जीत प्रणाली है और जो समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व वाली जो चुनाव व्यवस्था है, इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सर्वाधिक मत वाली जो जीत प्रणाली व्यवस्था है उसमें क्या होता है कि पूरे देश को छोटे छोटे भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है ना, छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि पूरे देश को एक ही भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है ना, एक ही भौगोलिक निर्वाचन मतलब एक ही निर्वाचन क्षेत्र पूरे देश को मान लिया जाता है इस व्यवस्था में। लेकिन सर्वाधिक मत वाली जीत व्यवस्था में क्या होता है कि पूरे देश को छोटे छोटे भौगोलिक इकाई में बांट दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र। सर्वाधिक मत वाली जो व्यवस्था है उसमें क्या होता है, हर एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही प्रतिनिधि को चुना जाता है ना, एक ही जो प्रत्याशी है उसको चुना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र से अनेक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, बहुत सारे प्रतिनिधि को चुने जा सकते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक मत वाली जीत व्यवस्था में क्या होता है कि मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, जो चुनाव में जो खड़े हो रहे ना जो व्यक्ति प्रत्याशी, उसको वोट डाला जाता है। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधि वाली व्यवस्था में मतदाता किसको वोट देता है, राजनीतिक पार्टियों को वोट देता है ना। यहाँ पे प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है बल्कि पार्टी को वोट दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा हम चौथा पॉइंट बता सकते हैं कि जो सर्वाधिक मत वाली व्यवस्था में क्या होता है कि जो राजनीतिक पार्टियां जो है उनको प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है ना। अब ये जरूरी नहीं है इस व्यवस्था में कि जितने मतलब वोट का जो अनुपात है उसी के आधार पे वोट मतलब उनको सीटें मिलेगी, कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो समानुपाती प्रतिनिधि वाली व्यवस्था है उसमें क्या होता है कि हर एक राजनीतिक पार्टी को प्राप्त जो मत है उसके अनुपात में ही सीटें मतलब विधायिका में दी जाती है। दोस्तों इसके अलावा सर्वाधिक मत वाली जो जीत व्यवस्था है उसमें हम बता सकते हैं कि इसमें जरूरी नहीं होता कि जो विजयी प्रत्याशी है उसको बहुमत हासिल हो, यानी कि 50% से ऊपर वोट उसको मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। बल्कि किसी चुनाव क्षेत्र में उसको अन्य प्रत्याशियों की तुलना में अगर एक भी वोट उसको ज्यादा मिल जाता है तो वो विजयी हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ समानुपातिक व्यवस्था में क्या होता है कि जो विजयी प्रत्याशी है उसको वोटों का बहुमत प्राप्त होता है। अब उदाहरण की बात करते हैं सर्वाधिक मत वाली जीत प्रणाली की जो उदाहरण है मतलब जिन देशों में अपनाया जाता है, जैसे कि हम भारत की बात कर सकते हैं, ब्रिटेन की बात कर सकते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक मत से जीत वाली चुनाव व्यवस्था को अपनाई गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें समानुपातिक व्यवस्था को कौन सी देशों में अपनाया गया है तो यहाँ पे आप नीदरलैंड की बात कर सकते हैं, इजराइल की बात कर सकते हैं। इन देशों में समानुपातिक व्यवस्था को अपनाया गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन दोनों ही व्यवस्था में जो भी डिफरेंस थे, जो भी अंतर थे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक मत से जो जीत व्यवस्था है उसी को क्यों अपनाया गया। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि यार समानुपातिक प्रतिनिधि वाली व्यवस्था को अगर अपनाया जाता है तो एक तो भारत क्या है, विशालकाय देश है, यहाँ पे बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां है ना, पार्टियों की संख्या बहुत ज्यादा है, हजारों में संख्या है पार्टियों की। अब जो समानुपाती प्रतिनिधि वाली व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं छोटे देशों में ये व्यवस्था चल सकती है, या फिर जहां पे पार्टियों के छोटे देश के अलावा यहाँ पे पार्टियों की संख्या कम है, ठीक है ना। अब भारत में पार्टियों की संख्या इतनी ज्यादा है जिस कारण हमें सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली वाली व्यवस्था को अपनाना पड़ा। इसके अलावा दूसरा कारण हम बता सकते हैं कि जो समानुपातिक व्यवस्था जो है ना वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, चुनाव की एक बहुत ही कठिन बहुत ही जटिल व्यवस्था है। तो इस कारण भी क्या हुआ, भारत में सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली वाली व्यवस्था को अपनाया गया। ये बहुत ही सरल व्यवस्था है ना, जिसमें आसानी से किसी भी पार्टी को मतलब बहुमत प्राप्त हो जाता है और वो अपनी सरकार बना लेती है। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक आप लोगों को समझाया गया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों अब हम इस चैप्टर के क्या करेंगे, लगभग 25 से 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 25 से 30 एमसीक्यू क्वेश्चन की जो वीडियो है बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा नोट्स की बात करें तो अब नोट्स भी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया है। तो यार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक कर लीजिए, ताकि वहाँ से आप लोग क्या कर सके, नोट्स को डाउनलोड कर सके और आपकी स्टडी और ज़्यादा अच्छे से हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।